गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 9 में हमने बात की थी भारत के वैभवपूर्ण अतीत के अंतर्गत सिंधु सरस्वती सभ्यता की, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ये सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में बसी हुई सभ्यता थी, जहाँ से हमारे भारतीय इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। आज हम बात करेंगे इसके स्थापत्य की। स्थापत्य से तात्पर्य वास्तुशिल्प, स्थापत्य शिल्प एक ही बात है। भवन निर्माण कला जो है वो स्थापत्य कला कहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नगर नियोजन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और हमने यह भी देखा कि इसके जो 1400 स्थल प्रकाश में आए हैं अब तक, उनमें से 917 स्थल भारत में, 481 स्थल पाकिस्तान में और 2 स्थल अफगानिस्तान में प्राप्त हुए। इन स्थलों की खुदाई में एक बात यह कॉमन रही है, सामान्य रही है कि प्रत्येक स्थल से 2 टीले हमको प्राप्त होते हैं, और दोनों टीलों की खुदाई से ये पता चलता है कि एक टीला, यानी कि एक टीले को पूर्वी टीला और दूसरे टीले को पश्चिमी टीला नाम दिया है विद्वानों ने। इसके साथ साथ पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला नाम दिया है। इसका कारण ये है कि जो पश्चिमी टीला है वो पूर्वी टीले से अपेक्षाकृत कुछ ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः पश्चिमी टीले में पुरोहित या शासक वर्ग का निवास रहा होगा, इसलिए इसे दुर्ग टीला, और पूर्वी टीले में सामान्य जनता निवास करती होगी, इसलिए इसे नगर टीला नाम दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो दोनों टीले हैं इनमें अधिकांशतः नगर टीला परकोटे से घिरा हुआ नहीं मिला है, परंतु दुर्ग टीला सभी स्थानों पर परकोटे से घिरा हुआ मिला है। इसके साथ साथ इसके जो नगर थे, इस सभ्यता के नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। ग्रिड प्रणाली पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब एक समकोण रेखा दूसरी समकोण रेखा को एक रेखा दूसरी रेखा को समकोण पर काटे तो उसे ग्रिड प्रणाली कहते हैं। तात्पर्य है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था पिछली कक्षा में, इस प्रकार से एक रेखा दूसरी रेखा को समकोण पर काट रही है और इस प्रकार से ये आयत या वर्गों का निर्माण होता है, जिसे ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने यह भी बात की थी कि सड़क के दोनों किनारों पर, यानी कि दोनों ओर भवनों का निर्माण करवाया जाता था, और भवन निर्माण से पूर्व चबूतरों का निर्माण करवाया जाता था, जिससे कि सड़क पर अतिक्रमण न हो। तो यहाँ पर नगर नियोजन की हमने कुछ बात की थी पिछली क्लास में। इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि प्रत्येक घर जो भवन होता था, भवन 1 मंजिला और 2 मंजिला होते थे, और भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। इसके साथ साथ एक भवन में एक स्नान घर, एक रसोई घर और साथ साथ पानी के स्रोत के लिए एक कुएं का निर्माण भी करवाया जाता था। इसके साथ साथ 1 मंजिला भवनों में खिड़कियां नहीं होती थी, संभवतः ये प्राइवेसी को अधिक महत्व देते थे, और जो भवन होते थे उनके मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर न खुल करके और पीछे गली की ओर खुलते थे, तो सुरक्षा की दृष्टि से संभवतः ऐसा किया जाता होगा। दूसरे भवन की जो दूसरी मंजिल होती थी उस पर खिड़कियां भी बनाई जाती थी। इसके साथ साथ हमने यह भी बात की थी कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है, सफाई व्यवस्था है, वो अति उत्तम रही थी, जो आज भी हमको संभवतः देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली की जब हम बात कर रहे हैं तो घरों के गंदे जल को बाहर निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था। नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी, पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी, और इसके साथ साथ नालियों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। इसके साथ ही नालियों में जगह जगह चैम्बर या मैन होल भी बनाए जाते थे, जिससे कूड़ा कचरा उसमें इकट्ठा हो जाता था और पानी का बहाव रुकता नहीं था। घरों की नालियां जो है वो गली की नाली से मिलती थी, और गली की नाली एक बड़े नाले से मिलती थी, जिस बड़े नाले के द्वारा शहर का जो गंदा जल है वो शहर से बाहर ले जाया जाता था। ये हमने बात की थी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि घर अधिकांशतः कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे, परंतु नालियाँ पक्की ईंटों की बनती थी, सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ विशिष्ट स्थापत्य की। विशिष्ट स्थापत्य का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे भवनों के अवशेष मिले हैं जो और कहीं भी नहीं मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से हम एक विशाल स्नानागार
जो जलाशय होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके 3 ओर बरामदे बने हुए थे और उत्तर की ओर 8 छोटे छोटे स्नान घर बने हुए थे। तो ये जो मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला है, ये एकमात्र स्नानागार है जो केवल मोहनजोदड़ो से ही मिला है, इसलिए इसको विशिष्ट स्थापत्य के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से ही विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, परंतु हड़प्पा का अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी कहीं अधिक बड़ा अन्नागार था। अन्नागार जहाँ अनाज रखा जाता था स्टोक करके, इकट्ठा करके। यह जो अन्नागार था हड़प्पा का अन्नागार, वो काफ़ी विशाल था और इसमें 6-6 की पंक्तियों में 2 तरफ गोदाम बने हुए थे, बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल से एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल का जो बंदरगाह था उसके द्वारा अरब सागर के माध्यम से विदेशों में, मेसोपोटामिया आदि, फारस आदि देशों में व्यापार किया जाता था। और धोलावीरा जो है वहाँ से एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे विशिष्ट स्थापत्य हैं जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट स्थापत्य की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम बात करेंगे कला, लिपि और विज्ञान की। तो देखिए कला के अंतर्गत हमको मोहनजोदड़ो की खुदाई है, हड़प्पा की खुदाई है, अर्थात सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ आदि मिली हैं। और इसके साथ साथ मोहरें मिली हैं जो सैलखड़ी की बनी होती थी। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था और इन्हीं मोहरों पर लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पर सिंधुवासी जो थे, कहीं कहीं मोहरों पर बहुत सारे, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से जो नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, कांस्य मूर्ति, उससे ये पता चलता है कि ये संगीत में भी रुचि रखते थे। तो कला से हमको यहाँ की संस्कृति का काफ़ी ज्ञान होता है। इसके साथ हम बात करेंगे लिपि की। तो लिपि जो है अधिकांश मोहरों पर ही मिली है। यद्यपि वर्णमाली अक्षर नहीं होते थे, परंतु लिपि के लिए ये विशिष्ट प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते थे। लगभग 2500 लेख मिले हैं मोहरों के ऊपर। और ये जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम बाएं से दाएं लिखते हैं, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जो बड़े अभिलेख होते थे, अर्थात यदि कोई अभिलेख एक पंक्ति से अधिक का होता था तो पहली पंक्ति बाएं से दाएं पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अर्थात पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस प्रकार से बड़े अभिलेखों में यह लिपि जो होती थी वो इस प्रकार से सर्पिलाकार होती थी। इसे बोस्ट्रोफेडन लिपि कहा गया है। सर्पिलाकार जो लिपि होती थी बड़े अभिलेखों में, इसे बोस्ट्रोफेडन लिपि कहा गया है। इसके साथ साथ इस लिपि में हमने बात की कि वर्णमाली अक्षर नहीं होते थे, तो उनके स्थान पर चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिपि की बात की। इसके आगे हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो लिपि है, सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो 17 अक्षर का, वो धोलावीरा से मिलता है। इसके साथ साथ विज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। गणित की ही बात करें तो गणित की विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते थे। यद्यपि आज जैसी संख्याएँ तो नहीं थी, परंतु प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके ये गणितीय क्रियाएँ करते थे। इसके साथ साथ गणित के क्षेत्र में इन्हें जोड़ना और गुणा करने की क्रिया भी आती थी। अर्थात ये जोड़ने और गुणा से अनभिज्ञ नहीं थे, अर्थात परिचित थे। जोड़ और गुणा इनको आता था। इसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की हम बात करें तो संभवतः ये शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी से भी परिचित थे। लोथल और कालीबंगा से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जो खोपड़ी मिली है बालक की खोपड़ी है जिसमें 6 छेद मिले हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण है और यह लोग शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी से भी परिचित थे। इसके साथ साथ धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल कर ली थी। विभिन्न प्रकार के स्थानों से विभिन्न कलाकृतियाँ धातु की मिली हैं, जिनमें मूर्तियाँ, अन्य वस्तुएँ आदि मिली हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी इन लोगों ने काफ़ी उन्नति कर ली थी। मोहनजोदड़ो की ही बात करें तो मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के अंतर्गत दयमाबाद है, जो सबसे दक्षिणी पुरा स्थल है इसका, वहाँ से एक तांबे का रथ मिला है।
तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी उन्नति कर ली थी। संभव हो कि ये चीज़ समझ में आ गई हुई स्थापत्य की। नगर नियोजन नगरीय सभ्यता थी, परकोटा होता था जो अधिकांशतः दुर्ग क्षेत्र के चारों ओर होता था, और ग्रिड प्रणाली पर नगर आधारित थे। इसके साथ साथ जल निकास प्रणाली यहाँ की उत्तम थी। विशेष स्थापत्य में मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और धौलावीरा से एक स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ कला के अंतर्गत विभिन्न कलाकृतियाँ, विभिन्न धातुओं की, पत्थर की, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरें मिली हैं जो सैलखड़ी की बनी होती थी। लिपि जो है वो लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बोस्ट्रोफिडन लिपि इसको कहा गया है। बड़े अभिलेखों में सर्पिलाकार होती थी, इसलिए इसे बोस्ट्रोफिडन लिपि कहा गया है। और साथ साथ ये भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि थी क्योंकि इसमें वर्णमाली अक्षर नहीं थे। और विज्ञान के अंतर्गत गणितीय संख्याओं से ये परिचित थे। गणितीय संख्याओं के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, जोड़ने और गुणा करने जैसी क्रियाओं से ये परिचित थे। इसके साथ साथ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से बालक की खोपड़ी में 6 छेद शल्य चिकित्सा को प्रमाणित करते हैं। और धातु विज्ञान के क्षेत्र में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यरत्न कांसे की मूर्ति और दैमाबाद से जो कांस्य रत्न मिला है उससे धातु विज्ञान के क्षेत्र में इनकी उन्नति का पता चलता है। तो लेक्चर 10 में हमने ये चीज़ देखी। आगे की जो हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलापों वगैरह की, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत लोग किस प्रकार से निवास करते थे, क्या सामाजिक क्रियाएं, क्या आर्थिक क्रियाएं आदि थी, इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।